नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद। इस यूनिट में से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और देखिए साथ में आपको परीक्षा में किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार आपको गैप देना है। प्रश्न क्रमांक आपको बिल्कुल सही डालना है। पहला ध्यान ये रखना है, पहला प्रश्न आप पहला लिख रहे हो तो यहाँ 1 लिखना, उत्तर 1। प्रश्न 2 लिख रहे हो तो यहाँ 2 लिखना, उत्तर 2, है ना। और हर प्रश्न के उत्तर के बाद आपको लाइन छोड़ना है और स्केल और पेंसिल से उसको लाइन खींचना है। स्केल की सहायता से पेंसिल के द्वारा लाइन खींचना है तो आपका उत्तर सुंदर दिखे। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना होगा। आपकी हेड राइटिंग कैसी भी हो पर साफ सुथरी हो, ज़्यादा काटापिटी नहीं हो। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, 4 चित्रों की एक श्रृंखला किसने बनाई थी? 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। निरंकुशवाद क्या है? ऐसी सरकार जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता उसे निरंकुशवाद सरकार कहते हैं। जनमत संग्रह किसे कहते हैं? जनमत संग्रह किसे कहते हैं? तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मतलब सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उस कोई भी कानून, मान लो कोई कानून बना रहे तो उसमें से लोगों की राय ली जाएगी, कितने पक्ष में कितने विपक्ष में। और प्रत्यक्ष मतलब जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। अगर वो पक्ष में स्वीकार मतलब ज़्यादा लोग स्वीकार कर रहे हैं तो उसको पास कर देंगे और अस्वीकार कर रहे हैं तो उसको पास नहीं करेंगे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। नेपोलियन की संहिता के नाम से किसे जाना जाता है? 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। ये 2 नंबर में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उदारवाद का क्या अर्थ है? उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद, और इसे ही उदारवाद कहते हैं। जालवेराइन क्या है? 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। जर्मन के जो आसपास वाला जो एरिया क्या है इसमें शामिल हो गया। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। शुल्क अवरोधों को, जो टैक्स लेते थे उनको समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। मतलब अलग अलग मुद्रा थी, उनको सबको समाप्त करके 2 मुद्रा रख ली, जिसमें लेने में आसानी हो सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, जूसेपी मैत्सिनी कौन था? जूसेपी मैत्सिनी इटली का क्रांतिकारी था। कौन था? क्रांतिकारी था, जिसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। क्रांतिकारी, जैसे अपने यहाँ भी क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, इसी प्रकार का ये यूरोप का क्रांतिकारी था, इटली का। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मेटरनिक का यह कथन है। उसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी? जर्मन दार्शनिक योहान गार्डफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने ये महसूस किया था। विचारधारा किसे कहते? विचारधारा मतलब जो किसी विचारधारा को मानने वाला, जो अपने विचारों को प्रकट करता है। एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह, उसे विचारधारा कहते हैं। लोग अलग अलग प्रकार की विचारधारा रखते हैं। वो
किस समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? वर्साई में हुए एक समारोह में उसे वहाँ का राजा घोषित किया गया था। कहाँ का? जर्मनी का। किस महाद्वीप में? यूरोप में। एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? 1861 में इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। देखो आपको यूरोप के कितने देशों के नाम हो गए इन प्रश्नों से। इटली हो गया, जर्मनी हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस हो गया। नृजाति क्या है? एक साझा नस्ली जनजाति, एक जनजाति है जिसे हम नृजाति कहते हैं। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को किस नाम से पुकारा जाता था? स्लाव, स्लाव पुकारा जाता था, उनको स्लाव कहा जाता था। टूटी हुई बेड़िया किसका प्रतीक था? या तो सही जोड़ी में पूछेगा या एक वाक्य में पूछेगा। आजादी का मिलना। उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक था? एक नए युग का सूत्रपात। ये युग उगते सूर्य की किरणों किसका प्रतीक था? तो एक नए युग का सूत्रपात, एक नए युग का जन्म। इसी के साथ में मैं ये कह दूं कि इस यूनिट से मात्र 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसमें ज़्यादा समय न लगाएं, इन प्रश्नों को ही अच्छे से कर ले आप, क्योंकि इस यूनिट में इसे पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद जो है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें से कुल 2 नंबर के या 2 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। इसलिए आप इनको अच्छे से करें और लिखावट को ध्यान में रखें। बहुत शब्दों के बीच में मैंने जितनी दूरी रख रखी उतनी दूरी रखें। ऐसा नहीं कि एक शब्द यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। एक लाइन शुरू यहाँ से करिए और यूँ करते करते यूँ आ गए, ये भी गलत है। बिल्कुल क्रम से लिखिए, प्रश्न क्रमांक बिल्कुल सही डालिए और बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन वीडियो से आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिले, नई नई ज्ञान की बातें मिले। इसी वीडियो को मैं, इसी चैनल को मैं कंपटीशन परीक्षा से भी जोड़ दूंगा। मतलब आप जब पढ़ाई पूरी करके कंपटीशन की परीक्षा दोगे तो आपको ये बहुत ही आपके जीवन में एक बहुमूल्य चैनल साबित होगा। धन्यवाद।